Are you guys able to hear me? आप लोग को आवाज आ रही है? Can you just confirm me this? आप लोगों को आवाज आ रही है? Am I audible? Am I audible? Okay. So we'll not waste our time. We'll directly start with the lecture because we will try and finish it today. Okay. So we were doing human health and disease, and we were discussing about various kind of diseases. Okay. Correct. You all remember, right? Do you all remember? Anyone who is attending the class for the first time? No, I think maximum people were there last time. Athar was not there, I guess. Last time he's there now. Okay, no problem. We'll start the class. So I think हमने ये कर लिया था ना, कोलेरा हमने कर लिया था. We have to start with plague. Correct? We'll start with plague. Can you just everyone give me a confirmation that you are audible and you're able to see the screen? Everyone, please confirm that. Not only one person, please, everyone. Thoda, this is the starting of the class. Have a little bit of energy, please. At least type yes or no. उससे ज़्यादा no one is expecting anything from you guys. Better. Yeah. So if we see plaque, so we will be again following the same thing. We'll be checking the causative agent कि भाई ये particular disease cause कौन करता है, ठीक है? Then we'll कि spread कैसे होता है, ये फैलता कैसे है ये particular disease, right? ये disease फैलता कैसे है? Then we will see the area. We'll see the treatment and symptoms. Okay, ये सब चीजें होंगी. So we'll start with the causative agent. इसका causative agent होता है Yersinia pestis, ठीक है? Yersinia pestis. Yersinia pestis, ठीक है, और पेस्टुरुला पेस्टिस, ये दो वैरायटी होती है, दो वैरायटी होती है, ठीक है. तो ये बेसिकली है क्या, देखो ये फैलता कैसे, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. ये एक यर्सीनिया पेस्टिस जो है ना, ये एक एंडोपैरासाइट है इन द बॉडी ऑफ रैट, ठीक है. रैट फ्ली, मतलब रैट नहीं, रैट फ्ली, ठीक है. इट्स मोर लाइक एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट जैसा कुछ होता है रैट फ्ली. यू कैन सर्च इफ यू डोंट नो, रैट फ्ली आप चेक कर लेना, ठीक है. इट्स नॉट एग्जैक्टली रैट, ये रैट फ्ली होता है, मतलब रैट के ऊपर वो मक्खियां बैठती है, तो इसलिए उसका नाम रैट फ्ली दे दिया है, ठीक है. तो ये एक एंडोपैरासाइट है रैट फ्ली में, ठीक है. तो क्या होगी रैट फ्ली, मतलब रैट फ्ली के अंदर ये जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, ये यर्सीनिया पेस्टिस उस रैट फ्ली के अंदर होगा एज एन एक्टोपैरासाइट. पैरासाइट, एवरीवन डू यू नो व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट पता है आप लोगों को? एन ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, बिकॉज दिस इज एंडो, सो इट इज उसके अंदर रहता है और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है. दैट इज योर एंडोपैरासाइट. एंड इफ इट इज एक्टोपैरासाइट, तो मतलब उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, अंदर नहीं रहता, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है. दैट इज योर एक्सो पैरासाइट, ठीक है. बट एक्टोपैरासाइट, बट वी आर सीइंग कि जो यर्सीनिया पेस्टिस है इट इज एन एंडोपैरासाइट, मतलब ये रैट फ्ली के अंदर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रहता है, ठीक है. और अब देखो रैट फ्ली जो है, विच इज रैट फ्ली इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन रैट. जो रैट फ्ली है ये क्या करती है, ये रैट के ऊपर बैठती है, इसलिए लिखा है देखो एक्टोपैरासाइट लिखा है. तो जो रैट फ्ली है इट इज एन एक्टोपैरासाइट ऑन रैट. देख रहे हो स्टोरी कैसी है कि यर्सीनिया पेस्टिस होती है रैट फ्ली के अंदर, ठीक है, और रैट फ्ली किसके ऊपर जाके बैठ जाता है, रैट के ऊपर. समझ गए? तो ये इस वे से फैलता है, ठीक है. तो इसका वेक्टर कौन है, फाइनल वेक्टर देखो कौन हो जाता है, इसका फाइनल वेक्टर हो जाता है रैट, बिकॉज रैट इज द वन जिससे वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जिससे वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है. बेसिकली रैट्स जब अपना वेस्ट रिमूव करते हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया रह जाता है, जिससे ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है. एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यर्सीनिया पेस्टिस इंडिया में भी आया कहाँ से था, हांगकांग से. हांगकांग से आया था. कैसे, जो कार्गोस आते हैं, कार्गो शिप्स जो आती हैं बड़ी बड़ी, उनके इनमें रैट्स तो होते ही हैं, तो वो उन रैट्स के वजह से ये इंडिया में आया था, ठीक है. यर्सीनिया पेस्टिस. एरिया ऑफ इन्फेक्शन क्या है देखो, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाग्स, इफ यू नो, बहुत अलग अलग टाइप के प्लाग्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द विच एरिया इट इज इन्फेक्टिंग, कौन सा एरिया इन्फेक्ट किया है. तो वी हैव वन बिबोनिक प्लाग. तो इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिम्फ?
लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा था, डू यू गाइस रिमेम्बर लिम्फेटिक सिस्टम? लाइक एक जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेन्स, ब्लड कैपिलरीज एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ इफ यू नी एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड होता है। इफ यू नो, अगर नहीं पढ़ा है तो बिकॉज वी हैव डन दिस इन आवर लास्ट ईयर क्लासेस, अगर नहीं पता तो एक बार लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ लेना। तो ये होती है लिम्फ नोड। तो ये क्या होता है, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाती है इसमें, ठीक है। लिम्फ नोड जो बॉडी की है वो स्वेल हो जाती है। फिर एक होता है पल्मोनरी। अब पल्मोनरी क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन हो जाता है पल्मोनरी वाले प्लाग में, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है जिसपे यूजुअली आपके नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म, अब देखो ये एक एग्जांपल बन जाता है हाइपर पैरासिटिज्म का, कि इसमें देखो एक बंदा एक one thing like one bacteria is an endoparasite on rat flea and rat flea is an ectoparasite on rat, so you see the chain ना। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को बोलते हैं हाइपर, ठीक है, हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है, हाइपर पैरासिटिज्म इसे हम बोलते हैं, ठीक है, हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। एरिया ऑफ इन्फेक्शन, वुल्वेनिक प्लाग होगा तो लिम्फ नोड स्वेल कर जाती है, पल्मोनरी हुआ तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये एक होता है सेप्टिसेमिक। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है पर्टिकुलरली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड अफेक्ट होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इफ यू नो, मैंने कहा था बैक्टीरियल जो भी होता है इनके सारे ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और एक और इसका एक वो है प्रिकॉशंस, क्या है कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखो जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, एंड कंट्रोल द वेक्टर, दैट इज अगर आप रैट को ही कंट्रोल कर लोगे, अब रैट ही वहां पर नहीं होंगे तो ये फैलेगा ही नहीं, बिकॉज इफ यू सी द स्प्रेड किसका होता है, रैट की वजह से ही होता है। दिस वाज नथिंग बट योर प्लाग। Now we will discuss the most common disease जो I think maximum of you must have been through this, which is your chicken pox and smallpox, ठीक है, which is your chicken pox and smallpox। So ये more or less they are very similar to each other, that's why we will discuss each of them, discuss them together, ठीक है। अब chicken pox देखो क्या है, ये both of them is a now we have started with the viral diseases। अब ये एक वायरस से निकलते हैं ये दोनों डिजीजेस, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दे वर ऑल बैक्टीरियल डिजीजेस, अब हम कुछ डिजीज पढ़ेंगे जो वायरस के होंगे, देन वी विल सी सम डिजीजेस ऑफ फंगस एंड देन वी हैव सम डिजीजेस ऑफ हेलमिंथ्स। तो वो सब देखेंगे, उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, ये डिजीज खत्म हो जाएंगी। तो चिकन पॉक्स देखो क्या है, चिकन पॉक्स का जो एक पॉजिटिव एजेंट है विच इज वायरस, उसका नाम है हर्पेस जोस्टर वायरस, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट कौन हो गया, हर्पेस जोस्टर वायरस, ठीक है। अब इसमें क्या है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज वेरियोला वायरस, ठीक है, वेरियोला वायरस, ठीक है। दोनों को ऐसे एक ही साथ लेके पढ़ते हैं, एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स। फिर देखो इसका जो स्प्रेड हुआ, चिकन पॉक्स का स्प्रेड कैसे होता है, कंटेजियस, मतलब अगर किसी बंदे को चिकन पॉक्स है, आपने उसको टच कर दिया तो डेफिनेटली आपको वो चीज फैल जाएगी। या फिर इसको बोलते हैं, अगर पेशेंट जो जिसको चिकन पॉक्स हुआ है, इफ दैट पर्टिकुलर उसने जो यूज किया वो आर्टिकल या कोई प्लेट्स या क्लॉथ या कुछ यूज अगर आप कर लेते हो तो आपको ये चीज होने की आशंका काफी ज्यादा होगी। तो दिस इज वेरी कंटेजियस, मतलब अगर आप टच भी कर देते हो तो आपको डिजीज हो सकता है, ठीक है। सेम गोज विद द स्मॉल पॉक्स एज वेल, कंटेजियस है बट वो कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट से भी होता है, मतलब अगर आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए और अपने को छींक या खांस दिया और उसके ड्रॉपलेट्स अगर आपकी बॉडी पे आ जाते हैं तब भी आपको स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस हैं। इसके सिम्टम्स देखो क्या है, चिकन पॉक्स के सिम्टम्स बताने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। होता क्या है, देखो इनिशियली जो चेस्ट रीजन होता है वहां पे यू विल ऑब्जर्व सम पिंक स्पॉट रेड पिंक कलर के एकदम स्किन कलर बेसिकली आपको ऐसे स्पॉट्स दिखाई देंगे, स्वेलिंग्स दिखाई देगी धीरे धीरे, ठीक है। एंड देन उसके साथ थोड़ा फीवर आएगा, उसके, ठीक है, उसके साथ थोड़ा फीवर आ जाएगा, और फिर ये जो मार्क्स हैं ये आपकी पूरी बॉडी पे आ जाएंगे, लाइक फ्रॉम द फेस टू योर बैक टू योर लेग्स, मतलब एंटायर बॉडी दे विल कवर, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये जो आपको ये जो बबल्स टाइप आते हैं आपकी बॉडी में, जो रैशेस आते हैं, ये सिर्फ उस टाइम लगता होगा कि यार दे विल लीव अ मार्क, बट चिकन पॉक्स का सबसे बेस्ट यही है कि दे विल नॉट लीव अ मार्क, ठीक है। चिकन पॉक्स हो जाते हैं बॉडी पे, पूरी बॉडी पे होते हैं, बट कभी भी इफ यू सी हार्डली 1 or 2 मार्क्स विल बी रिमेनिंग, अदरवाइज पूरे ये सब परफेक्टली ठीक हो जाते हैं। एंड इफ यू सी द डिफरेंस कि यहाँ पर क्या होगा, रैशेस आर बिग, यहाँ पे रैशेस बड़े होते हैं, रेड कलर के होते हैं,
ठीक है, सबसे पहले कहाँ अपीयर होंगे? फेस पे। इसमें क्या होता है, पहले चेस्ट पे अपीयर होता है, फिर फेस पे अपीयर होता है, ठीक है। बट स्मॉल पॉक्स के केस में क्या होगा कि पहले फेस पे अपीयर होगा, ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी पे अपीयर होगा। इसमें भी भाई फीवर, हाई फीवर आता है डेफिनेटली, और ये परमानेंट मार्क्स छोड़ जाता है बॉडी के ऊपर, मतलब जहां भी ये हो गए वहां पर यू विल डेफिनेटली सी एक परमानेंट मार्क्स। तो स्मॉल पॉक्स की देखो वैक्सीन अवेलेबल है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अवेलेबल है। तो एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट वैक्सीन जो बनी थी वो किसकी बनी थी? वो स्मॉल पॉक्स की ही बनी थी, वो स्मॉल पॉक्स की बनी थी। जो किसने निकाला था? भाई एडवर्ड जेनर। इसका नाम रखने की जरूरत नहीं, बट ही इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद से फिर हमें ये कंसेप्ट पता चल गया इम्यूनोलॉजी का। वी विल अगेन स्टडी इम्यूनोलॉजी इन डिटेल इन आवर फ्यूचर, नॉट फ्यूचर क्लासेस बट फ्यूचर इन द क्लास, ठीक है। देन इसका, इसमें ट्रीटमेंट देखोगे इसका चिकन पॉक्स का तो कुछ नहीं होता है, जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन होती है। इम्यूनोग्लोबिन अगर कहीं पे आ गया ना, इधर मोर और लेस टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देती है, इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है फॉर अ स्पेसिफिक थिंग। इफ यू सी इम्यूनिटी, हम देखेंगे कुछ इम्यूनिटी जब हम आगे पढ़ेंगे, वी विल सी कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ दे वर्क ऑन अ स्पेसिफिक। मतलब अगर हमें ये वाला डिजीज है तो हम ये वाली लेंगे स्पेसिफिक मेडिसिन, हम ये पर्टिकुलर वैक्सीन लेंगे, तो वो वैक्सीन लेने का मतलब क्या है, ठीक है, वो वी विल अंडरस्टैंड। तो इसका ट्रीटमेंट इज मोर और लेस एंटीबायोटिक, और ये नाम है उसका, जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन, ओके। एंड इसकी तो वैक्सीन ही आई हुई है, तो इसकी मेडिसिन ये होता ही नहीं है आजकल लोगों को। अगर आप देखोगे ना, WHO ने इसको ऑलरेडी वर्ल्ड को फ्री कर चुके हैं, डिक्लेयर। हम 1980 में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था, WHO डिक्लेयर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। तो ये अभी नहीं होता है और रेयर केसेस है। ये भी मत समझना कि अगर WHO डिक्लेयर कर देता है वर्ल्ड फ्री फ्रॉम, तो इसका मतलब एक भी केसेस नहीं है। वो फिर होते हैं बहुत ही माइन्यूट नंबर ऑफ केसेस होते हैं जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है। लास्ट केस इसका रिपोर्ट हुआ था जी 1978 में। दिस इज नथिंग ऑफ योर इम्पोर्टेंस, सिर्फ इन ऐसे कुछ कंसेप्ट बताने पे ना वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए यहाँ पर लिखा होता है। आई होप चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स इज क्लियर। बेसिक कॉमन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इज द कॉजेटिव एजेंट में जो डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, ओके। So this was the chicken pox and smallpox. Now we will see the measles and German measles. So ये भी बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है, इसके कारण lakhs and lakhs people were dying during the industrial revolution, during the French revolution, during the mostly in your 1800 से to 1800 से 1950s 1970s तक जो चीजें चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वगैरह, उस टाइम पे जो मैक्सिमम डेथ्स हो रही थी वो मीजल्स, जर्मन मीजल्स की वजह से ही हो रही थी। फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू हैव कोरोना वायरस, तो उस टाइम पीपल वर स्केर्ड अबाउट मीजल वायरस। तो इफ यू सी, जब कोरोना आया ही था इनिशियली, पीपल वर कंपेयरिंग इट टू विद मीजल वायरस, कि उस टाइम पे भी लोग मास्क पहना करते थे। देयर वर सम फोटोज आल्सो visible throughout the internet कि people were wearing mask in the year 1800s 1700s, so वो भी against इस measles virus ही था। so if you see measles and German measles ज़्यादा difference नहीं है, तो फिर इनको अगेन साथ में लेके पढ़ते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है भाई? मीजल वायरस ही है। वायरस का सबसे अच्छी बात यही, वायरस वाले डिजीज का नाम ही वायरस होता है, उसका कोई अजीब से नाम नहीं होता है। तो पॉजिटिव एजेंट मीजल वायरस है, और जर्मन मीजल का नाम है रुबेला वायरस, ठीक है। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस व्हिच इज नोन एज रुबेला वायरस। स्प्रेड ये क्या है? ये कंटेजियस है, मोर सीरियस है। कंटेजियस एज इन आप टच करोगे तो आपको हो जाएगा, ये बहुत सीरियस था, इसीलिए बहुत खतरनाक तरीके से फैलता था। एंड इफ यू सी जर्मन मीजल इज आल्सो कंटेजियस, बट ये सीरियस नहीं है। मतलब जर्मन मीजल हो गया तो आप बच जाओगे, आपके चांसेस आप बचने की। मीजल्स हो गया तो ज्यादा चांसेस आए आपके मर जाओगे, ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी डेथ हो जाएगी मीजल्स के केस में, ठीक है। सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं होता है, व्हाइट पैचेस अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, इन दी माउथ एंड अपीयर ऑन द बॉडी। माउथ, फेस के अराउंड आपके व्हाइट पैचेस दिखने लग जाते हैं, फिर वो पूरी बॉडी पे आ जाता है, और फीवर आ जाता है बहुत डेंजर वाला, ठीक है। मोस्टली जो ये वायरस आ जाता है बॉडी के अंदर, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, ओके। वी विल ऑल्सो सी इसमें आई थिंक कैंसर जब हम पढ़ेंगे, आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे कैंसर। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये वायरस कैसे एक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पे, है ना, ये कैसे हमारे सेल्स में जाके हमारे सेल्स के डीएनए में अटैच हो जाता है। फिर जब हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, तो वैसे वैसे ही ये वायरल डीएनए जो हमारी सेल के अंदर है, ये भी डिवाइड करता रहता है। तो जिससे ये वायरल डिजीजेस जो होते हैं, ये थोड़े ज्यादा सीरियस हो जाते हैं देन बैक्टीरियल डिजीजेस। वी विल सी दैट इन अवर क्लास टुडे,
ओके तो इसकी वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। इसको MMR बोलते हैं। कुछ नहीं, 3 डिजीज होते हैं, मम्स होते हैं, मीजल्स होते हैं, रुबेला होता है। रुबेला इज नथिंग बट जर्मन मीजल्स को रुबेला बोलते हैं बिकॉज ये रुबेला वायरस क्रिएट करता है। तो ये तीनों वैक्सीन के लिए, ये तीनों डिजीजेस के लिए देयर इज अ कॉमन वैक्सीन इज नोन एज MMR। मीजल्स, जर्मन मीजल्स, मम्स एंड योर रुबेला, इन तीनों के लिए होता है MMR। ठीक है। ये भाई देखो, जर्मन मीजल्स क्या है, ये भी कंटेजियस है, सीरियस नहीं है। मैंने आपको बोला रैशेस अपीयर बॉडी पे होंगे, फिर लोअर बॉडी पे होंगे, इसमें कुछ स्नीजिंग, कफिंग वगैरह भी हो जाएगी। ठीक है। वायरसेस लिव इन द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड जो होता है वहां पर होंगे, आईज एंड स्किन के ऊपर होता है। सीरियस फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स एज वायरस कैन क्रॉस प्लासेंटा। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी यूजुअली देखो बहुत सारी चीजें होती है कि when a young one is getting born, which is inside the womb of a lady, so उस टाइम पे मैक्सिमम डिजीजेस उस तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा। इफ यू सी, बिकॉज प्लासेंटा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैक्सिमम चीजें उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। बट इफ यू सी फ्यू थिंग्स, फॉर एग्जांपल एड्स का जो वायरस होता है वो बिल्कुल फैल जाता है, वो प्लासेंटा के अंदर जाके बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो वैसा ही सेम था मीजल्स के केस, रुबेला मीजल्स के केस में, और यू कैन गेट जर्मन मीजल्स के केस में, कि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर दे रहा था, प्लासेंटा को क्रॉस कर देता था। ठीक है। बट ये इतना सीरियस नहीं था, अगर हो भी गया तो भी वो बंदा आगे चल के ठीक हो जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन देखोगे पोलियो, इंडिया इज अगेन ऑल्सो पोलियो फ्री। इंडिया भी पोलियो फ्री हो गया था 2014 में। ठीक है। तो अब देखो पोलियो नथिंग बट इसका वायरस का नाम कुछ पोलियो माइलेट्स कुछ रखा होता था, ऐसे पोलियो वायरस ही बोलते हैं लोग उसको, पोलियो माइलेट्स था। यंगर चिल्ड्रंस को ज्यादा अफेक्ट करता था। पॉजिटिव एजेंट इज नथिंग बट पोलियो वायरस या फिर पोलियो माइलेट्स। ठीक है। ये एक न्यूरोट्रॉफिक डिजीज था, दैट इज ये मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता था, मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता था। ठीक है। जिससे वो बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट में मूवमेंट होना कम हो जाता था, बिकॉज मोटर न्यूरॉन्स ही हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और किसी पार्ट को मूव करेंगे बॉडी में। तो उनको वो मोटर न्यूरॉन्स का काम है, वही नहीं हो पाता। तो इफ यू सी पोलियो में योर द लेग्स विल बिकम वेरी वीक एंड देयर विल बी नो मूव, यू कैन नॉट मूव योर लेग्स। सो दैट वाज नथिंग बट योर पोलियो। ये स्प्रेड हुआ था डायरेक्ट एंड ओरल कंटेमिनेशन से। भाई डायरेक्टली वायरसेस आपको अफेक्ट कर देता था, मे बी थ्रू विद दी आपके माउथ के थ्रू ही वो बॉडी में एंटर करता था। इट लिव्स इन थ्रोट्स एंड इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है वायरस के केस में कि भाई वो कौन से जगह पर जाके, अब सी वायरसेस का ऐसा है, उनको जो सेल जिस भी एरिया का सेल लगा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एज इन इजी टू ब्रेक, इजी टू डिस्ट्रॉय, वो वहां जाके अफेक्ट करता था। तो सेम गोज विद पोलियो का वायरस। पोलियो का वायरस जब जाता था तो वो मोस्टली थ्रोट में और इंटेस्टाइन में ही इफेक्ट करता था। देखो वायरसेस ना मोस्टली इंटेस्टाइन में ही जाके एक्ट करते हैं, बताओ क्यों? उसका रीजन ये है कि इंटेस्टाइन में दे गेट अ वेरी गुड कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है। बिकॉज वहां पे फूड मटेरियल भी है, वहां पर वाटर भी है, वहां पर वो वार्मथ भी है, वहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है जो उस पूरे चीज को ग्रो करने में बड़ी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। देखो 1995 में इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था दिसंबर में, जिसको पल्स पोलियो मिशन भी बोलते थे। जो 2 बूंद जिंदगी की वो जो चल रहा था, अभी तक चल रहा था वो, वही ना, तो पोलियो की देखो ओरल ड्रॉप भी आती है जिसको ओपीवी बोलते हैं शायद, ओरल पोलियो ड्रॉप्स, ओपीवी। ठीक है। 7 नाम होता था उसका। और एक होती है सॉल्क जो कि वो इंजेक्शन वाली वायरस होती है। ठीक है। सॉल्क एंड 7, सॉल्क इज योर किल्ड वायरस आपकी बॉडी में डाल देते थे, एंड 7 इज योर ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो आपकी बॉडी में डाल देते थे। ठीक है जी। तो ये रहा 2014 में भाई, 27 मार्च को मोदी जी ने बोल दिया था भाई इंडिया इज पोलियो फ्री नाउ, इंडिया इज पोलियो फ्री, इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। अभी हमारे में केसेस नहीं आते हैं इस चीज के। ठीक है। बिकॉज जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में चलो किया था वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा था, गांव गांव तक ये चीज पहुंच गई थी, जिसके पहले बहुत ही डेंजरस डिजीज हुआ करता था पोलियो, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं थी हमारे पास। हाँ जी, मलेरिया आ जाता है अभी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, मलेरिया। सो अगर आप अभी तक अटेंटिव नहीं थे तो आई वांट 100% ऑफ योर अटेंडेंस नाउ, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस इज मलेरिया एंड मलेरिया की लाइफ साइकिल। एंड मलेरिया की लाइफ साइकिल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अंटिल यू पे अटेंशन। अटेंशन इसको एकदम दो, ध्यान से सुनो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड इफ आई से देखो, ये बुक से पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आई गारंटी। बुक से पढ़ोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, टीचर पढ़ाएगी मे भी समझ में आए ना समझ में आए। सो अभी आई विल से कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे से इसको बनाया, और आप भी आंसर में ऐसे ही लिख के आना, यही कॉपी पेस्ट करके आ जाना, बस थोड़ी और अच्छी हैंड राइटिंग से। ठीक है। ये वाली हैंड राइटिंग मत
कॉपी करना थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी। हाँ जी, तो वी हैव मलेरिया। देखो, अब मलेरिया इज अ प्रोटोजोन डिजीज। इफ यू सी, हम वायरस से हम ऊपर आ गए। भी प्रोटोजोन, प्रोटोजोन बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एज यू नो, एनिमल किंगडम जब हमने पढ़ा हो तो देखा होगा, प्रोटोजोन्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसकी पॉजिटिव एजेंट्स क्या है? देखो, प्रोटोजोन ही है, 4 टाइप की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, मोस्टली प्लाज्मोडियम ही होता है वो। तो अलग अलग शेप्स होते हैं उसके। इफ यू सी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। हाँ जी, ये सारी चीज होती है। तो ऑप्शन में अगर इनके सिवाय कुछ और दिखा तो भाई वो पॉजिटिव एजेंट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, तो भाई सबसे ज्यादा डेंजरस है फेल्सीपैरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो जी देखो, पॉजिटिव एजेंट समझ में आ गया मलेरिया का। हाँ, ये सारे हैं, ये सारे वायरसेस हैं, सॉरी ये सारे प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स नाम वापस देख लो एक बार, प्लाज्मोडियम ओविली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है जी, आ गया समझ में? हाँ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंसेप्ट आ जाता है डायजेनेटिक का। आप में से किसी को पता है ये कंसेप्ट क्या है डायजेनेटिक वाला? डू यू नो व्हाट इज डायजेनेटिक? Do you know what is diagenetic? So ठीक है, I will tell you what is diagenetic is. Di से आप अगर आप समझते हो तो die means two, जेनेटिक इज योर, जेनेटिक अगर आप देख पूरा देखा जाए तो जेनेटिक मींस इज लाइक लाइफ साइकिल आपकी एक आ जाती है। तो डायजेनेटिक मतलब क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे जिनको, देखो यूजुअली आपने देखा होगा कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको एक होस्ट तो चाहिए होता है। ऐसा तो आपने देखा होगा, मोस्टली जो बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, इनको एक होस्ट तो चाहिए। वायरसेस को तो भैया होस्ट चाहिए ही चाहिए। वायरस तो बिना होस्ट के खुद से ग्रो ही नहीं कर सकता है, वायरस को तो होस्ट चाहिए। तो यूजुअली होस्ट कौन होते हैं? हमारे बॉडी के सेल्स ही होते हैं, करेक्ट है। तो डायजेनेटिक क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एटलीस्ट 2 होस्ट लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। मतलब अगर वो किसी एक में भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हो, वो पहले ह्यूमंस में जाएगा, ठीक है, ह्यूमंस में वो कुछ अपने एक्शंस करेगा, उसके बाद वो ह्यूमंस के थ्रू मॉस्किटो में जाएगा, मॉस्किटो में कुछ एक्शंस होंगे, तब जाके उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं डायजेनेटिक, यानी 2 होस्ट उसको लगेंगे अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो देखो उसको क्या बोलते हैं, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो मलेरिया वाला जो है, मलेरिया मलेरिया जो है, इसके जो 2 होस्ट हैं वो कौन कौन है? प्राइमरी होस्ट जो है वो दैट इज योर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, दैट इज योर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। एंड जो इसका सेकेंडरी होस्ट है दैट इज नथिंग बट हम ह्यूमंस। ह्यूमंस इसके सेकेंडरी होस्ट है। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना, ये दोनों होस्ट आपको बड़े बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड ही है, ठीक है। ओवरव्यू ले लो, सबसे पहले ओवरव्यू ले लो कि लाइफ साइकिल ऑफ अ मलेरिया, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोटोजोन, बेसिकली दिस प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो 3 स्टेजेस में इसकी लाइफ साइकिल होती है, 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस का नाम दिया गया है शीजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी। 3 चीजें याद ही रखनी है आपको, शीजोगैमी, गैमोगैमी, गैमो शीजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी, 3 चीजें हैं ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, शीजोगोनी। ठीक है, अब शीजोगोनी, इसके नीचे मैंने मेंशन ये भी कर दिया कि भाई ये होता कहाँ पर है, लिख दिया ताकि पता चल जाए कि 2 होस्ट कब कब आ रहे हैं। तो शीजोगोनी जो है वो ह्यूमन में हो रहा है, लिवर सेल्स में, ह्यूमंस के लिवर सेल्स में और आरबीसीज में, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हो रहा है। तो शीजोगैमी कुछ नहीं होता, मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन इज नथिंग योर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिजन, मतलब एक स्ट्रैंड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कट जाएगा और ईच इंडिविजुअल विल ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो वो क्या आपका मल्टीपल फिजन। तो शीजोगैमी ह्यूमंस में होता है। देन वी हैव गैमोगैमी। अब गैमोगैमी का बहुत बढ़िया क्लास है, ये स्टार्ट होता है ह्यूमंस में और खत्म होता है मॉस्किटो में। ठीक है, गैमोगैमी कुछ नहीं है, गैमोगैमी में गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं, गैमोगैमी में गेमीट्स बनते हैं। तो ठीक है, ये इनकी 2 टाइप ऑफ से रिप्रोडक्शन होगा प्लाज्मोडियम का। सबसे पहले तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल फ्यूजन के टाइम में। फिर ये ह्यूमंस में क्या करने लगेगा, अपने गैमीट बनाने लगेगा। अब आपको पता है गैमीट तभी बनते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा।
गैमेट तो तभी बनेगा ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगा। अगर गैमेट बन रहा है दैट मींस हाँ भाई आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो ये आ जाता है फिर स्पोरोगोमी। अब ये जो गैमेट बन गए, ठीक है, इनसे गैमेट बन गए, ये गैमेट फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एक स्पोर, जाइगोट डेवलप करेगा और फिर वो जाइगोट बर्स्ट हो जाएगा। तो क्या निकल के आते हैं उसमें से, स्पोर्स निकल के आते हैं, ठीक है, स्पोर्स निकल के आते हैं। और ये फिर ये इसलिए इसका स्टेज का नाम है स्पोरोगेमी। ये कंप्लीट हो जाती है एनाफिलस मॉस्किटोज के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। साइकिल अभी मैं आपको बताऊंगा कैसी होती है, ठीक है। मलेरिया के सिम्टम्स देखो, कुछ नहीं है, शिवरिंग चिलिंग वगैरह होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड फील होता है चाहे कितनी भी गर्मी हो, बट बहुत ठंडी लगती है। हाई टेम्परेचर हो गया, हाई रेट स्वेटिंग एंड वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। इसको प्रोफाइल एक्सेस क्या है, बचाने के तरीके क्या है भाई, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो, नेट्स यूज करो, ओके, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करो, नेट्स यूज करो। बाकी फिर एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है ये बाय यूजिंग लार्वा ईटिंग फिशेस, ठीक है, एग्जांपल मिनियोस, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल से आप क्या समझते हो कि किसी बायोलॉजिकल, किसी लिविंग थिंग को यूज करके दूसरे लिविंग थिंग को किल कर देना। जो दूसरा लिविंग थिंग है वो ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, अब ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम, ये जो है ना प्लाज्मोडियम, ये किसके होंगे, ये मॉस्किटो के होंगे, सॉरी, ये जो क्या बोलते हैं लार्वे जिसकी बात चल रही है यहाँ पे, जो लार्वे हैं ये मॉस्किटो के हैं, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के लार्वे हैं। तो अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्लाज्मोडियम की ग्रोथ भी बढ़ेगी, है ना, बिकॉज उसको वो होस्ट मिल रहे होंगे, उसको होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की ही तादाद कम कर देते हैं, हम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो को ही थोड़ा कम कर देते हैं। वो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लार्वा, उसको उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी। टू बी इन अ वेरी फ्रैंक वे वी कैन से दैट कि हमें उसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की। उसकी ग्रोथ रोकने के लिए एक तरीका है, या तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करो या नेट्स यूज करो कि भाई उसको अंदर ही मत आने दो, बट वो पैदा तो हो रहा है तो कहीं ना कहीं से वो अंदर घुस जाएगा, काट दिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर दूसरा मेथड क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज करो भाई। जहां भी आपके, अगर आपके आसपास पानी की बॉडी है वहां पर आप ये पर्टिकुलर जो फिश है मिनोसा, ये डाल के रखो। ये क्या करेगी भाई, वो मॉस्किटो वाले जो लार्वा है वो खा जाएगी। अगर ये बात है, वो लार्वा ही खा जाएगी, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी ज्यादा। आप बात समझ रहे हो, इससे ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, समझ गए। करेक्ट है। तो ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। मलेरिया के केस में आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट वेयर एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं कुछ, बॉडी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है भाई, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया तो उसको कम कर दो, है ना, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक ड्रग, तो ये है सिम्टम टारगेटेड, और फिर कुछ है पैथोजन टारगेटेड। ये भाई जो प्रोटोजोन आपकी बॉडी के अंदर घुसा हुआ है इसको कैसे किल करें, तो इसको किल करने के लिए ये है हमारे पास दो ड्रग्स, जिसका नाम है क्विनाइन एंड डेरो डेरो डेरोप्रिम, डेरोप्रिम एंड क्विनाइन। तो ये पैथोजन को किल करती हैं। और सिम्टम्स को, मतलब भाई अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या फिर हार्ट रेट बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का, उनको कम करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आप दे सकते हो, एंटीपायरेटिक ड्रग्स आप दे सकते हो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, करेक्ट है, ओके। हाँ जी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हैं जी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी से, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी से, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी से, जो है कि लाइफ साइकिल ऑफ योर कौन, प्लाज्मोडियम, जो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत ही सिंपल लाइफ साइकिल है। हाँ जी, देखो सिंपल वे में चलना है, इसको आप और अच्छा बना सकते हैं। विल रिक्वेस्ट कि आज ही क्लास होने के बाद अगर टाइम मिलता है, फिर कल संडे है, अगर कल आपको टाइम मिलता है तो ये इस पूरी लाइफ साइकिल को एक और ही अच्छे वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो एक बार समझ लोगे ना, फिर खुद से लिखोगे तो फिर वो और बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कैसे देखते हैं इसको,
हाँ जी, अब ये देखो सिंपल सी बात है भाई, ये रही आपकी ह्यूमन स्किन, ये रही आपकी ह्यूमन स्किन। क्या होता है भाई, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आती है, वो अपना जो निडल है वो आपकी बॉडी में पियर्स कर देती है, और वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ये लाइफ साइकिल ना, क्योंकि ये साइकिल है, तो आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट करने की कोई वो नहीं है, बट जहां स्टार्ट करते हो वहां पे आके एंड भी करना है आपको। तो ठीक है, इस वे में याद रखो। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब डायरेक्ट फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इंजेक्ट कर रही है, वो क्या इंजेक्ट कर रही है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जब आती है वो पियर्स करती है आपके स्किन के थ्रू, और वो क्या रिलीज कर देती है, वो रिलीज कर देती है स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, मतलब अब ये साइकिल खत्म होते होते हमारा एंड जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि स्पोरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो गए हैं किसके अंदर, एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। करेक्ट है, ये हमारा एंड प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकिल की फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी पे आके अपने स्पोरोजॉइड्स रिलीज कर रही है, स्पोरोजॉइड्स रिलीज कर रही है। बहुत बढ़िया। अब देखो स्पोरोजॉइड्स क्या होगा, स्पोरोजॉइड्स रिलीज हुए बॉडी के अंदर, वो आ जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएंगे तो वो पूरी बॉडी में घूमने लग जाएंगे। फाइनली वो कहाँ चले जाएंगे, वो जाएंगे लिवर सेल्स के अंदर। ठीक है, लिवर सेल के अंदर, बिकॉज जो ये स्पोरोजॉइड्स है ये मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल्स के अंदर और रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब क्या होगा देखो, अब ये स्पोरोजॉइड्स हैं, ये आपके इसके अंदर आ गए, लिवर सेल्स के अंदर आ गए। अब ये लिवर सेल के अंदर आने के बाद ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये मल्टीप्लाई करने लगेंगे, ये ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शीजोगैमी। शीजोगैमी दैट इज नथिंग बट योर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और योर बाय फिजन। ठीक है, मतलब आपका जो ये एक स्पोरोजॉइड्स आया, फॉर एग्जांपल देखो जी, एक स्पोरोजॉइड आया, ये क्या करेगा, ये बीच में से कट हो जाएगा, तो हमारे पास दो स्पोरोजॉइड्स आ गए। फिर ये दो कट हो जाएंगे तो हमारे पास चार स्पोरोजॉइड्स आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, कुछ नहीं, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फिजन। फिजन के थ्रू ही अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको बॉडी पे इफेक्ट करना है, बॉडी पे इफेक्ट करना है। एक पर्टिकुलर स्पोरोजॉइड्स या 10 स्पोरोसाइट्स नहीं इफेक्ट कर पाएंगे जितना 1,00,000 स्पोरोजॉइड्स इफेक्ट कर पाएंगे। तो वो करने के लिए इन्हें अपनी तादाद बढ़ानी है, तो वो ये कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को हमने स्टार्टिंग में जब अपने ओवरव्यू लिया था, हमने बोला था कि भाई शीजोगैमी क्या है, शीजोगोनी क्या है। तो यही है शीजोगोनी, कि जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने हमारी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड्स रिलीज किए, जब उसने काटा स्पोरोजॉइड्स रिलीज किए, वो स्पोरोजॉइड्स हमारे ब्लड में सर्कुलेट हुए, हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते होते वो हमारे लिवर के पास पहुंचे, और हमारे लिवर में जाके लिवर सेल्स के साथ वो मल्टीप्लाई होने लगे वहां पर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज द सेंस कि वहां पे उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा। ठीक है जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, दे विल अंडरगो फिजन। ठीक है, दे विल अंडरगो फिजन्स, और उसके बाद उनका नंबर बढ़ जाएगा। अब फिजन अंडरगो करने के बाद नंबर इंक्रीजेस, बहुत सारे हमारे पास स्पोरोजॉइड्स हो जाते हैं, उनका नाम बदल देते हैं, उनका नाम बदल के भी हम उनको बोलने लग जाते हैं मीरोजॉइड्स। ठीक है, वो आए थे स्पोरोजॉइड्स में, स्पोरोजॉइड्स के बाद उन्होंने क्या किया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया बाय फिजन। अब हमारे पास उनका नंबर बढ़ गया है, और नाउ वी विल कॉल देम एज मीरोजॉइड्स। नाउ वी विल कॉल देम एज व्हाट, मीरोजॉइड्स। करेक्ट है, नाउ वी विल कॉल देम एज मीरोजॉइड्स। अब देखो क्या होगा, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होगा, ये सेल के अंदर है। ठीक है, ये सेल के अंदर है हमारे, ये प्रोटोजोन सेल के अंदर घुस जाते हैं ये। ठीक है, और फिर हमारे लिवर सेल से डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो, हमारे लिवर सेल से डिवाइड करते हैं। तो ये लिवर सेल के अंदर, लिवर सेल जो है, लिवर सेल के अंदर बहुत सारे क्या हो गए, स्पोरोजॉइड्स इकट्ठा हो गए। क्यों, लिवर सेल के अंदर देखो एक स्पोरोजॉइड गया होगा, अब वो एक स्पोरोजॉइड डिवाइड होता गया, तो अभी हमारे एक लिवर सेल के अंदर बहुत सारे ये क्या प्रोड्यूस हो गए, बहुत सारे मीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो गए। हमारे एक लिवर सेल के अंदर बहुत सारे मीरोजॉइड्स प्रोड्यूस हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है देखो। हाँ जी, अब क्या हो रहा है देखो, अब ये मीरोजॉइड्स क्या करेंगे, अब लिवर सेल्स है यार, उसके अंदर अभी बहुत सारे, उसके अंदर ये जो मीरोजॉइड्स हैं बढ़ गए, तो वो क्या होगा, वो उसका साइज इंक्रीज होने लग जाएगा। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो जो लिवर सेल है वो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, वो खुल जाएगा, रप्चर हो जाएगा वो। ठीक है, ब्लास्ट कर जाएगा। तो जैसे ही वो ब्लास्ट करेगा तो क्या चीज रिलीज होंगी भाई, तो क्या जैसे ही वो ब्लास्ट करेगा क्या चीज रिलीज होगी, वही सेल रिलीज होंगे, कौन, मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड रिलीज होंगे। हाँ जी, अब मीरोजॉइड्स क्या करेंगे, दे विल नाउ इन्फेक्ट न्यू लिवर सेल। है ना भाई, पहले देखो कुछ आए होंगे, पहले थोड़े बहुत आए होंगे, 10 आए होंगे स्पोरोजॉइड्स, 10 स्पोरोजॉइड्स 10 लिवर सेल के अंदर गए, 10 लिवर सेल के अंदर उन्होंने अपना क्वांटिटी बढ़ा लिया। 10 लिवर सेल के अंदर, हर लिवर सेल के अंदर अभी 100 हो गए, तो हमारे पास बहुत सारे क्या हो गए, स्पोरोजॉइड्स हो गए। अब जैसे ही ये एक लिवर सेल फटा तो इसके अंदर से बहुत सारे स्पोरोजॉइड मीरोजॉइड्स निकले। अब ये मीरोजॉइड्स
बाकी लिवर सेल को जाके इन्फेक्ट करेंगे, कुछ और बाकी लिवर सेल को जाके इन्फेक्ट करेंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और ये सेम प्रोसेस रेड ब्लड सेल्स में भी चल रहा है जी, सिर्फ लिवर सेल्स में नहीं चल रहा है, ये सेम प्रोसेस रेड ब्लड सेल्स में भी चल रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला था ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये दो सेल्स को जाके इन्फेक्ट करते हैं, लिवर सेल्स को और रेड ब्लड सेल्स को। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, एक बार मुझे पहले कंफर्म कर दो सभी के सभी। आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा। सो जिसको आ गया है प्लीज रिस्पॉन्ड, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कंफर्म? क्लियर है? ओके। अब देखो अब क्या हो गया भाई, अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये सब ग्रो कर गए। देखो अब आरबीसी के अंदर कैसा होता है वो भी देख लो एक बार। मान लो ये हमारे एक रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, मान लो ये हमारा पिंक कलर में एक ये रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल के अंदर आके क्या हुआ भाई, एक ये स्पोरोजोइट आ गया, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पोरोजोइट आ गया। अब वो स्पोरोजोइट क्या करेगा, डिवाइड होगा अंदर ही अंदर, डिवीजन फिजन के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर बढ़ा देगा। फिर क्या होगा भाई, ये आरबीसी कर जाएगा रप्चर, आरबीसी हो गया रप्चर, रप्चर होते ही ये मीरोजाइट्स रिलीज हो जाएंगे जी, मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे, सेल्स आर कॉल्ड मीरोजोइट्स, है ना, ये मीरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये मीरोजाइट्स क्या होंगे, देखो ये सेम चीज दोनों जगह होने वाली है, मतलब एक को लेके हम पकड़ के चल रहे हैं, पहले हमने लीवर को देख लिया, अभी हम आरबीसी को देख रहे हैं, और फिर दोनों कंबाइन हो जाते हैं आगे चल के। देखो अभी क्या होगा, ये मीरोजाइट्स मतलब अभी लीवर सेल भी बहुत सारे मीरोजाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे रेड ब्लड सेल्स भी मीरोजाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, मीरोजाइट्स सम मीरोजाइट्स, इसमें क्या होगा, सम मीरोजाइट्स, ठीक है, some merozoites will increase in size, some merozoites will increase in size, ठीक है, some merozoites will increase in size, ठीक है, थोड़ा साइज किन्हीं का चेंज हो जाएगा, इन लोगों का साइज चेंज हो जाएगा, दोनों मीरोजाइट्स का साइज चेंज हो जाएगा, देयर साइज, दे चेंज देयर साइज। तो उनमें से कुछ बन जाते हैं माइक्रोगेमिटोफाइट और कुछ बन जाते हैं मेगा गेमिटोफाइट। ये उनके अंदर ही कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं मीरोजोइट्स के अंदर, कि उन दोनों में ये डिफरेंशिएट हो जाता है कि कुछ मीरोजोइट्स साइज में बड़े होने लगते हैं, कुछ मीरोजोइट्स नॉर्मल छोटे ही रहते हैं। तो माइक्रो जो छोटे साइज वाले रहते हैं माइक्रो गेमिटोफाइट, वो बन जाते हैं मेल गेमिट, और जो बड़े वाले होते हैं मीरोजोइट्स वो जाते हैं मेगा गेमेटोफाइट, दैट इज नथिंग बट योर फीमेल गेमेटोफाइट। तो देखो गैमीट्स बनना यहाँ पर शुरू हो गया है, यू रिमेम्बर सेकंड स्टेप जो था, सेकंड स्टेप जो था गैमोगेमी, गैमोगेमी में क्या लिखा था कि गैमोगेमी विल स्टार्ट इन ह्यूमंस, गैमोगेमी ह्यूमंस में स्टार्ट होगी, बट वो खत्म कहाँ होगी, जाके फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में। सो अब देखो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई सर वो एक मॉस्किटो आया, वो तो खा के निकल गया, वो तो अपने स्पोरोजोइट्स छोड़ गया, अब ये जो है, अब ये जो अंदर ये बन चुके हैं मीरोजोइट्स, ये मेल और फीमेल गैमीट, ये हमारी बॉडी से मच्छर तक कैसे जाएगा, ये हमारी बॉडी से मच्छर तक कैसे जाएगा, वी विल नॉट गो एंड कट मॉस्किटो ना, बदला लेने के लिए कि भाई मॉस्किटो ने तुम्हें काटा तो तुम भी जाके मॉस्किटो को काटोगे, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो व्हाट विल हैपन इंडिविजुअल, लाइक ये सब होने के बाद व्हाट विल हैपन फाइनली, कुछ नहीं होगा यार, एक और घूमते फिरते एक और फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉडी में आपके ये मीरोजाइट बन चुके हैं, मीरोजाइट साइज में ग्रो कर चुके हैं, कुछ मेल गैमेट बन गए, कुछ फीमेल गैमेट बन गए। अब भाई अनदर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आया, उसने आपको काटा, ठीक है, उसने आपको काटा, अब क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ये पड़े हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट पड़े हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, गैमेटोसाइट्स विल बी सक्ड अलोंग विद द ब्लड। तो ये जो मच्छर आता है जब ये ब्लड सक करेगा तो इसके साथ कुछ गैमेटोफाइट्स भी चले जाएंगे। ठीक है, जो मॉस्किटो आया, ये जब मॉस्किटो आएगा जब आपको बाइट करेगा तो इसके साथ कुछ क्या चले जाएंगे,
इस मॉस्किटो के साथ कुछ गैमीट्स भी चले जाएंगे, कुछ गैमीट्स भी चले जाएंगे। अब देखो क्या होगा भाई, अब देखो ये गैमीट्स पहुंच गए कहां पर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर। गैमीट्स विल ग्रो एंड दे विल फॉर्म एग एंड स्पर्म, ठीक है। मेल गैमीट बन जाएगा एग, फीमेल गैमीट बन जाए मेल गैमीट बन जाएगा स्पर्म, सॉरी, फीमेल गैमीट बन जाएगा एग, करेक्ट है। अब ये क्या करेंगे, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर जाके कंबाइन कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यू नो कि क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर क्या करेगा, जाइगोट्स के सेल डिवाइड होंगे बहुत बढ़िया से, zygote के सेल डिवाइड होंगे, they will multiply and each cell of zygote will definitely cell get stored in salivary gland। ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो उसके salivary glands में जाके ये स्टोर हो जाते हैं। और ये जो सेल्स जो जाइगोट्स के बाद बन रहे हैं, जाइगोट जब डिवाइड हो रहा है तो जो सेल्स बन रहे हैं वो कौन है, दे आर नथिंग बट योर स्पोरोजाइट्स। इफ यू रिमेंबर यही वाले स्पोरोजाइट्स, इफ यू रिमेंबर ना, ये यही वाले स्पोरोजाइट्स हैं जो यहाँ पर फीमेल एनाफिलस जो डाल के गया था अंदर, फीमेल एनाफिलस यहाँ पर जो इंसर्ट किए थे ये वही है, समझ रहे हो। यू गॉट द पॉइंट। क्या हो गया भाई, ये स्पोरोजोइट्स आ गए। ये स्पोरोजोइट फिर से क्या करेंगे, ये जब भाई वो वापस से वो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ह्यूमंस के पास आएगा, बिकॉज ये देखो ये स्पोरोजोइट स्टोर्ड कहाँ पे है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड है। ये स्पोरोजोइट उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड है, तो इसीलिए ये ह्यूमंस में एंटर कर जाएंगे, ठीक है जी, ह्यूमंस में एंटर कर जाएंगे। यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज योर नथिंग बट योर स्पोरोगेमी, लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर। तो जाइगोट से जो स्पोर बनते हैं, दिस इज योर थर्ड स्टेप, दैट इज योर स्पोरोगेमी। तो पहला स्टेज देखो कहाँ पर हो गया, पहला स्टेज शीजोगेमी हमारे लिवर सेल्स में और हमारे रेड ब्लड सेल्स में हो गया। दूसरा वाला जो है स्टार्ट हुआ हमारी बॉडी में, खत्म हुआ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में, और तीसरा स्टेप कंप्लीटली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में हुआ। तो इज दिस लाइफ साइकिल वेरी क्लियर, जल्दी से बता दो, इज दिस लाइफ साइकिल वेरी क्लियर। ये लाइफ साइकिल सबको, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल समझ में आई है कि नहीं आई है, सबसे पहले तो हम वो क्लियर करेंगे, जल्दी बताओ, टेल मी। इज दिस क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं। अब देख लेते हैं एक और प्रोटोजोन डिजीज, इसका नाम है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस नाम है इस चीज का, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत अब ये डिजीज है, थोड़ा फास्ट लेते हैं बिकॉज सब रिपीटेटिव ये, मतलब ये तो इनडायरेक्टली एंड ऑफ द डे आपको सब ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, मतलब इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि समझाना पड़े, तो जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो जल्दी जल्दी समझा दूंगा तो बढ़िया है। तो ये सब डिजीज अपन जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। प्रोटोजोन डिजीज है, पॉजिटिव एजेंट है एंटोमीबा हिस्टोलिटिक, एंटोनिमा हिस्टोलिटिक, हिस्टोलिटिक, हिस्टा मतलब होता है टिश्यूज, लाइटिक होता है मतलब ब्रेक डाउन, तो ये क्या करता है, टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है। अमीबियासिस, ठीक है, बहुत ही सीरियस डिजीज है ये भी। होता क्या है, स्प्रेड देखो कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, ओरल कॉन्टेक्ट से होता है, मतलब ये डायरेक्टली ये जो प्रोटोजोन है आपकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। वाइल दी क्या होता है यूजुअली, जो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ फीकल मैटर जो होता है पेशेंट का, उसके थ्रू ये आपकी बॉडी में आ जाते हैं। कैसे, हाउस फ्लाई कॉकरोचेस अगर फीकल मैटर्स के थ्रू वो आपकी बॉडी पे आ जाता है, ये इनके पैसिव वेक्टर हो जाते हैं, पैसिव वेक्टर हो जाते हैं हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस। सो पैथोजन देखो क्या है, पैथोजन इज फाउंड इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो प्रोटोजोन है कहाँ मिलेगा आपको,
स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा। अब इसका नाम अगर आप देखोगे ना, देखो नाम है एंटोनीमा हिस्टालिटिका। तो इस हिस्टालिटिक, तो इसमें क्या होगा, हिस्टालिटिक यानी ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रोटोजोन है ये आपके टिश्यूज को ब्रेक डाउन करेगा। तो होगा क्या, कॉज क्या है, इट ब्रेक्स डाउन द लाइनिंग ऑफ अवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की लाइनिंग को ब्रेक करेगा, यानी म्यूकस को खा जाएगा। फिर ब्लड जो होगा म्यूकस के पीछे उसको खा जाएगा, हमारी स्किन को अंदर से खाने लगेगा। इसके वजह से काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी होता है। इसके सिम्टम्स कुछ खास नहीं है। इसके सिम्टम्स डायरिया हो जाएगा, अब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, म्यूकस एंड ब्लड इन फीकल मैटर, जो वेस्ट रिलीज होता है उसमें म्यूकस एंड ब्लड का प्रेजेंस आपको दिखाई देगा। तो ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स, डायरिया एंड अब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, ये है अमीबियासिस। इसका आई थिंक वो नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं दिखा मुझे। सो इसका ट्रीटमेंट होगा, ये प्रोटोजोअन डिजीज है, कोई एंटीपायरेटिक ड्रग वगैरह होगी, आप देख लेना अगर आपको मिलता है। वैसे इतना हो देना, आपकी बुक में इतना ही था। ठीक है, अब आ जाते हैं हेल्मन डिजीज पे। अब इसमें 3 डिजीज ही पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं यार 3 डिजीज। एलिफेंटिसिस आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एलिफेंटिसिस किसी ने पूछ लिया तो ना बैक्टीरिया लिख के आना होगा, ना वहाँ पे वायरस लिख के आना पड़ेगा। बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। एलिफेंटिसिस इज बिकॉज ऑफ अ हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ आपको पता है, हमने पढ़े थे एस्केलमेंथिस, प्लेटिहेलमिंथिस, तो ये सारे इनको ओवरऑल हम कंसिडर कर देते हैं हेलमिंथ ग्रुप के अंदर। ठीक है, मतलब अब इफ यू रिमेंबर कुछ होते हैं एनिलिड्स, इफ यू रिमेंबर एस्केरिस होते हैं राउंड वर्म, और कुछ होते हैं फ्लैट वर्म्स जिनको हम बोलते हैं टेप वर्म। यू रिमेंबर दोस थिंग्स राइट, एनिमल किंगडम से लास्ट ईयर। तो भाई ये वही हेलमिंथ है। ये हेलमिंथ से कैसे डिजीज प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले देखो टेनियसिस। टेनियसिस बहुत अच्छा खासा डिजीज होता है ह्यूमंस के अंदर। ये यूजुअली किनको होता है, जो पोक कंज्यूम करते हैं, पिग कंज्यूम करते हैं। बिकॉज जो टेनियसिस है ये कॉज किसकी वजह से होता है, टेनिया सोलानम सोलियम सोलियम बोलो, टेनिया सोलियम टू बी मोर सिंपल वी विल कॉल इट टेप वर्म, बिकॉज ये थोड़ा अजीब सा नाम है, टेप वर्म बोलेंगे इसको। टेप वर्म की वजह से होता क्या, देखो ये भी वही है, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है। इसकी भी 2 होस्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। तो टेनिया है, इसके 2 लाइफ साइकिल, 2 होस्ट कौन है, एक तो ह्यूमन और एक पिग है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये पिग के इंटेस्टाइन में ये वो करता है, पिग के बॉडी में ये रहता है। Yeah, so for you, and if you are following Olympics, then we have a good news. We have won our first gold medal in Olympics. Just now I got a notification. अगर नहीं फॉलो कर रहे तो इट्स ओके, बस मेरे को खुशी है तो बता रहा हूँ। वी हैव गॉट आवर फर्स्ट गोल्ड मेडल, दैट इज इफ यू नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, वी हैव वन गोल्ड मेडल। तो यस, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, फाइनली वी हैव वन अ गोल्ड मेडल, नाइस। चलो नेक्स्ट, we'll continue, we'll celebrate later. I am very excited. Yes, okay, we'll come to our we'll come to our tape one. हाँ, so या इसी के लिए मैं बार बार फोन चेक कर रहा था। आई वांटेड टू गेट कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ एक तो बिकॉज क्लास का टाइम क्लैश कर रहा है। सो आई विल सी द हाइलाइट्स, नो प्रॉब्लम। यस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ गए। आई कीप गेटिंग मैसेजेस नाउ कि जीत गया। हाँ चलो, सो देखो इसमें 2 होस्ट हैं, ह्यूमंस और पिग। तो पिग के इंटेस्टाइन में, पिग के बॉडी में होता है वो, जो अगर हम अनक्लीन्ड पिग या पोक कंज्यूम कर लेते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा बहुत भी अगर रह जाता है टेनिया सोलानम, तो वो ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी में भी वो इंटेस्टाइन में जाके इफेक्ट करता है। तो इसके सिम्टम्स होंगे एब्डोमिनल पेन, ब्लड लॉस एंड फीकल मैटर। तो ये आपके हो जाते हैं टेनियसिस। ठीक है, उसके बाद 2 डिजीज होते हैं, उसमें से जो बहुत ही सीरियस होता है दैट इज एलिफेंटिसिस। इसको फिलराइसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिसिस कॉमन है, बट इसका एक नाम फिलरेसिस भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर दोनों में से कोई एक पूछ ले तो एस्कैरिस इज नथिंग, एस्कैरिस इज योर राउंड वर्म, एस्कैरिस इज योर राउंड वर्म। डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस। ठीक है, डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस। आई थिंक इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया बिकॉज ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं दोनों ये वाले, बिकॉज वो ऊपर फ्लैट वर्म था और ये वाले यहाँ पे ये राउंड वर्म्स हैं। तो एलिफेंटिसिस है ना, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज वुशेरिया
बैंक्रॉफ्टी, वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये कॉजेटिव एजेंट है किसका, एलिफेंटिसिस का। तो इसको, एलिफेंटिसिस को हमें डिटेल में पढ़ना है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है देखो, ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये जो वुशेरिया बैनाकॉफ्टी है, बैनाक्रॉफ्टी है या कॉफ्टी है, जरा इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, एलिफेंटिसिस आप सबने देखा होगा, वो स्वेलिंग हो जाती है, योर फुट लुक लाइक एन फुट ऑफ एन एलिफेंट है। इसकी वजह से वो कैसे होता है देखो, तो ये जो डिजीज है ना, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स को जाके अफेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स अगर आपको नहीं पता तो देखो, हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, सारी ब्लड वेसल्स के साथ साथ हमारी लिम्फेटिक वेसल्स भी चल रही होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, यूजुअली जो प्लाज्मा होता है ब्लड का, वो फिल्टर होकर लिम्फ में आ जाता है। तो इट्स मोर और लेस लाइक अ लिक्विड जो आपके लिम्फ में फैल रहा है। अगेन, जैसा जो काम ब्लड कर रहा है वो लिम्फ कर रहा है, मतलब वो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है बॉडी में, एंड वो चीज भी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो चीज भी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। हाँ जी, तो होगा क्या देखो, सबसे पहले देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है देखो, ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। मतलब ब्लड देखो, ब्लड आपको पता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बट क्या होगा, ब्लड का प्लाज्मा निकल के ऑर्गन्स पे आ जाता है, यानी टिश्यूज पे आ जाता है, ठीक है। प्लाज्मा गेट फिल्टर्ड, तो जो प्लाज्मा फिल्टर होके इधर आ जाता है उसको ही हम लिम्फ बोलते हैं। तो प्लाज्मा फिल्टर होके ऑर्गन्स के पास आ जाता है, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। तो ये लिम्फ यहाँ पे अक्यूमुलेट कर जाता है। अब ये लिम्फ कुछ नहीं, ये लिम्फ वापस जाके जुड़ जाता है किसके अंदर ही, वही अपनी नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज के साथ, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ से ये ब्लड आया, यहाँ से ये ब्लड फिल्टर आउट हो जाएगा। कैपिलरीज आपको पता है, कैपिलरीज ऐसे एक नेटवर्क होता है, वहां से ब्लड फिल्टर होके अंदर, ब्लड नहीं, प्लाज्मा फिल्टर होके अंदर की तरफ आ जाएगा। बाकी ब्लड के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड के अंदर ही रहने हैं, सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर होके बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, यानी हमारे ऑर्गन्स के पास आ जाएगा, वहां पे, ठीक है, वहां पे वो आ जाता है, ठीक है, वहां पे वो अक्यूमुलेट होने लगेगा। अब इसको वापस ज्वाइन करना है, ठीक है, बिना प्लाज्मा के ब्लड क्या ही करेगा, तो उसको वापस ज्वाइन करना है, तो वो वापस ज्वाइन किससे करता है, लिम्फेटिक वेसल से करता है। तो ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स हमारे लिम्फ को लेके वापस ब्लड वेसल्स में डालते हैं। सो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, हमारे लिम्फ को लेके हमारे लिम्फ को लेके ब्लड के अंदर डाल देती है, कौन, लिम्फेटिक वेसल्स। अब देखो भाई, यहाँ पर लिम्फ इकट्ठा हो गया है, अब ये लिम्फ को वापस अगर ज्वाइन करना है ना, लिम्फ को अगर वापस ज्वाइन करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वापस ब्लड कैपिलरीज में जाके ब्लड वेसल्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। बट होता क्या है जी, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है, यहाँ पर आके बैठ जाता है आपका वुश एरिया, ठीक है, यहाँ पर आके बैठ जाता है आपका वुश एरिया। अब वुश एरिया आके बैठ जाएगा तो क्या होगा भाई, ब्लॉकेज हो जाएगी लिम्फेटिक वेसल्स की। लिम्फेटिक वेसल अगर ब्लॉक हो गई तो भाई क्या होगा, देखो ना, यहाँ पर लिम्फ इकट्ठा होता रहेगा, लिम्फ 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 इतना इकट्ठा हो जाएगा कि वो पूरा उसका जो लेग है वो खतरनाक वाला स्वेल कर जाएगा, ठीक है, खतरनाक वाला स्वेल कर जाएगा, ठीक है। यही सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, accumulation of lymph in the tissue which causes swelling of legs like elephant, spread है इसका मॉस्किटो, जो एडीज मॉस्किटो होता है उसके थ्रू ये स्पेल करता है। इसका ट्रीटमेंट इज नथिंग बट योर एंटी पैरासिटिक ड्रग, ये ड्रग ले लो तो ये ठीक तो बड़े हो जाता है, तो इतने केसेस आते नहीं इसके, ठीक है। तो ये था आपके हेलमेंथ डिजीज, ठीक है, ये थे आपके हेलमेंथ डिजीज। आगे बात समझ में, अब हमारे कुछ हैं थोड़े वायरल डिजीज हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, मोर लाइक क्योरेबल नहीं है। एड्स तो डेफिनेटली क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी इज अ लिटिल क्योरेबल। तो हम इसको पढ़ेंगे। बेसिकली हमें जो पढ़ना है दैट इज नथिंग, हमारा एड्स जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हमें इसे पढ़ना है, हमें इसे पढ़ना है। तो देखो तो जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। एक भी मुझे एक चीज बताओ, आपका जो बायोटेक का जो वो है क्लास, इज इट स्टार्टेड, बायोटेक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारी चीजें पता चली है आप लोगों को? कंफर्म कर दो प्लीज, मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और यू हैव नॉट स्टार्टेड विद बायोटेक। आई रिमेम्बर, मैंने जितना पढ़ा है उतना तो याद होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमने किया था। जल्दी कंफर्म कर दो, इतना आलसी मत बनो तुम लोग भाई, रिप्लाई कर दो, पता है कि नहीं? सो मेनी रिप्लाईज आई गॉट, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सब लोग सेलिब्रेट करने चले गए क्या? मैं अकेले यहाँ पे बोले जा रहा हूँ। Are you all there guys? Are you all there?
Are you all there with me or not? Are you all there with me or not? ओके हाँ जी, तो ये देखो वायरल डिजीज हम देखेंगे, हेपेटाइटिस बी मोस्टली हमें देखना है, एड्स और एचआईवी। हेपेटाइटिस बी कुछ नहीं, एचएबी नाम होता है इसका, इन्फेक्शन लिवर में हो जाता है। इट इज, अब ये क्या है इसको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, तो ये हमारा मेन एचआईवी है। तो ये इट इज ऑल्सो नोन एज एक एसटीडी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस एसटीडी की वजह से भी हो जाता है, एंड ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड एक दूसरे का ट्रांसफ्यूज हो जाए, मतलब सम पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, अगर उसका ब्लड आप में आ जाए तो यू विल ऑल्सो सफर। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसको जरा ध्यान से पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। एड्स आ जाता है एचआईवी। अब देखो बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन है कि यार ये दोनों सेम चीज है या नहीं, एचआईवी और जो एड्स है ये दोनों सेम चीज है कि नहीं। नहीं यार, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है। देखो फर्स्ट आप, एचआईवी इज द वायरस और एड्स इज द फिनोमिनन, समझ रहे हो? एचआईवी इज द वायरस एंड एड्स इज द फिनोमिनन। तो ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, मान लो आप आज के डेट में अगर एचआईवी से इन्फेक्ट हुए हो ना, तो यू विल हैव अराउंड अराउंड 5 to 10 years to live, समझ रहे हो? यू विल हैव अराउंड 5 to 10 year, you will have around 5 to 10 year to live, मतलब 5 से 10 साल आप जियोगे। उसके बाद मैक्स टू मैक्स, उसके बाद तो भाई the death is, मतलब लिख ली जाती है, when the day you get HIV positive and the death will be written in near future। हाँ, अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हो, इसको जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, तो हाँ डॉक्टर्स मेडिसिन से ये जो 5 से 10 साल का है, इसको 20 से 25 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको 20 से 25 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ जी, होता क्या है, HIV इज द वायरस, याद रखना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। HIV इज द वायरस, एड्स इज द फिनोमिनन, इसके वजह से ये डिजीज होता है। एड्स इज द डिजीज, HIV इज द वायरस, करेक्ट। caused by HIV, that is human immunodeficiency virus। नाम देखो, ह्यूमन इज हम, इम्यूनो मतलब हमारे इम्यून को डेफिशिएट कर देगा ये वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हमारे इम्यून को डेफिशिएट कर जाएगा, मतलब हमारे इम्यून की ताकत ये कम कर देगा। ये वायरस कैसे करता है वो देखो। जैसे ही आपको एचआईवी ने इन्फेक्ट कर दिया, कैसे होता है देखो, पहले वो देख लेते हैं, स्प्रेड देख लेते हैं थ्रू, इसका मोस्ट कॉमन जो है दैट इज योर सेक्सुअल रूटी है। उसका हाई रिस्क पीपल वो हैं विच हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिनके होते हैं, सो वो इसको से ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। इसके प्रिकॉशंस मेजर आई थिंक डेफिनेटली ऑल ऑफ यू गाइस नो, ठीक है। एंड देन वी हैव निडल्स जो होती है, इन्फेक्टेड निडल्स या फिर रेजर अगर लग जाता है, दैट आल्सो कॉजेज दिस। एंड ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, जो यू रिमेंबर वो करते हैं इंजेक्शन से, कबीर सिंह टाइप्स, सो अगर नशे में होते हैं तो दे यूज द सेम निडल टू इंजेक्ट, सो तब भी ये पर्टिकुलर चीज हो जाती है। ठीक है, तब भी ये पर्टिकुलर चीज हो जाती है और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये चीज भी होती है। तो हमने स्प्रेड देख लिया, इसका स्प्रेड देख लिया। हाँ जी, होता कैसे देखो, एचआईवी डायरेक्ट बॉडी, आपके बॉडी के अंदर आ गया ये। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मल वायरस जो होते हैं ना, नॉर्मल वायरस जो बॉडी के अंदर आता है ना, वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। हमारे नॉर्मल वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर है ना, वो किसी भी वायरस, उसको जो भी सेल दिखा ना हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कोई वायरस घुस गया, वो किसी भी सेल के अंदर घुस जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई करने लग जाएगा और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो दिखाने लग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो पर्टिकुलर चीज ग्रो करने लग जाता है, वो वायरस उस पर्टिकुलर ह्यूमन या एनिमल को किल कर देता है, अगर बच जाता है तो बच जाता है। बट ये नॉर्मल वायरसेस को किल करता है। तो वो जब हमारा एक वायरस है, जब ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो हमारे पास एज अ बैकअप कौन है, हमारी फोर्स कौन है बॉडी के अंदर, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या करेंगे, ये उस पर अटैक कर देंगे कि भाई नहीं, तुम नहीं मार सकता हमारे सेल्स को।
वायरस को बोलेंगे नहीं भाई तू नहीं मार सकता, तो निकल यहाँ से, तो दे विल ट्राई एंड फाइट विद इट, दे विल ट्राई एंड फाइट विद इट। हु? आवर रेड ब्लड सेल्स, सॉरी आवर व्हाइट ब्लड सेल्स, आवर माइक्रोफेजेस, ये उससे लड़ेंगे, ये उससे फाइट करेंगे, ठीक है। उससे फिर हमारा थोड़ा प्रिवेंशन हो जाता है। बट ये वायरस इतना डेंजरस है, ये वायरस इतना डेंजरस है एचआईवी वाला, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है मैक्रोफेजेस को। मतलब ये छोटे मोटे सिपाही से नहीं बात करता, ये डायरेक्ट राजा को किल करता है, समझ रहे हो। मतलब ये सिपाहियों से नहीं लड़ता है, डायरेक्ट राजा को किल करता है, ये ऐसा वायरस है, इसीलिए ये बहुत डेडली है। हाँ जी, क्या होगा, जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर एंटर करा, ये मैक्रोफेजेस पे सबसे पहले इफेक्ट करेगा, सबसे पहले इफेक्ट करेगा मैक्रोफेजेस पे। मतलब ये साथ साथ में इफेक्ट करता है दो चीजों पे। जैसे ही वायरस एंटर किया, ठीक है, मान लो वायरस एंटर किया, एक चला जाएगा मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेगा, दूसरा जाएगा हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब ये होते हैं हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर सर्टेन स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, नथिंग बट दे विल प्रोड्यूस योर एंटीबॉडीज, दे विल प्रोड्यूस योर एंटीबॉडीज। बॉडी को कौन बताएगा कि भाई तुम्हें इस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है। एंटीजन कहाँ होता है, कोई भी पैथोजन आया, जैसे ये जो कोरोना वायरस वाला है, ये कोरोना वायरस जैसी जाए, कोरोना वायरस की बॉडी अगर आप देखोगे तो उसकी उसकी अगर ये कोरोना वायरस है, उसके ऊपर ऐसे निडल्स टाइप लगे हैं, वो सारे कौन है, वो एंटीजन है। बिकॉज अगर उसके पास एंटीजन नहीं होगा तो वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज एंटीजन इज द मेन थिंग, समझ रहे हो। और एंटीजन के सबसे एंटीजन की वजह से एक और चीज होती है, वो एंटीजन को देख के हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि अगर ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन है तो ये ऐसे एकदम फिट आ जाते हैं एक दूसरे के अंदर, और देन दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी विल किल दिस पर्टिकुलर वायरस इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, ये होता है। बट ये वाला इतना डेंजरस है कि ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट पहले एक तो चला जाएगा मैक्रोफेजेस में, और एक चला जाएगा इसमें हेल्पर टी सेल्स में। ये हेल्पर टी सेल्स और कुछ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये याद रखो, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं। बी सेल इज नथिंग बट बी सेल्स आर योर दो सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना, एंटीबॉडीज बॉडीज में बी आता है, तो बी सेल्स जो हैं आपके, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और टी सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल से नाम समझ में आ रहा होगा, हेल्पर ही किसको हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा बी सेल्स को। तो हेल्पर टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, आप समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, देखो एक चीज को ध्यान दो, जो हमारे बी सेल्स हैं, जो हमारे बी सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स के, हमारे जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, बट ये खुद से एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सिंपल सी बात है, ये खुद से एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसको बताना पड़ेगा, इसको हेल्प करनी पड़ेगी। वो हेल्पिंग एजेंट कौन है, वो हेल्पिंग एजेंट है हेल्पर टी सेल, वो हेल्पिंग एजेंट है हेल्पर टी सेल। अब भाई ये वायरस ने आके अगर हेल्पर टी सेल को ही उड़ा दिया, हेल्पर टी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भाई बी सेल को बताएगा कौन कि भाई बी सेल उठ, भाई फौरन कुछ तो वायरस आया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना। बी सेल को हेल्प करने के लिए हाइपर टी सेल्स होंगे ही नहीं, तो बी सेल तो बैठा बैठा चिल करेगा। बी सेल तो बोलेगा अरे सब बढ़िया चल रहा है, कोई मेरे को तो हेल्पर टी सेल आया नहीं बताने की भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई है बॉडी में, तो जल्दी आ एंटीबॉडी बनाते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, टी सेल अपना चिल करेगा और यहाँ देखेगा, फिर बाद में देखेगा अरे यार हेल्पर टी सेल तो मर गए, फिर देखेगा अरे मैक्रोफेज भी मर गए, फिर देखेगा अरे मैं बचाऊं, मैं क्या करूं, वो भी मर जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये कंसेप्ट है इसके पूरे के पीछे। देखो क्या होगा, जैसे ही एचआईवी का वायरस बॉडी के अंदर आएगा, वो इन्फेक्ट कर देगा मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस अगर आपको नहीं याद क्या है, मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट दो सेल्स जो वायरसेस और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ये वो सेल्स हैं जो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है उस पर अटैक कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। करेक्ट है, ये मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये हमारा जो एचआईवी वाला वायरस है, ये आएगा मैक्रोफेजेस को, सबसे पहले मैक्रोफेजेस को खा के उड़ा देगा, ठीक है। उसके बाद आके क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा हेल्पर टी सेल्स को, इन दोनों को इन्फेक्ट कर देगा। इन दोनों को इन्फेक्ट करने के बाद बी सेल्स बैठा बैठा क्या करेगा, बी सेल्स एंटीबॉडीज बना ही नहीं पाएगा, बी सेल एंटीबॉडीज बना ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, अब बी सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचआईवी के अगेंस्ट ही वो बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। बी सेल इज द सेल जो आपकी बॉडी में कितने भी डिजीज हो, आपकी बॉडी में कौन सी टाइप की भी एंटीबॉडीज की कमी हो, वो बनाएगा कौन, बी सेल बनाएगा। अब एक बात, मेरी बात समझो,
अगर बी सेल्स ही नहीं है, अगर आपके पास एक नॉर्मल खांसी जुकाम वाला वायरस भी आ गया है, ठीक है, मान लो खांसी जुकाम वाला वायरस आपके पास आ गया, तो आपके पास बी सेल्स ही नहीं है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, वो नॉर्मल खांसी जुकाम भी आपको अफेक्ट कर जाएगी, समझ रहे हो? ट्यूबरकुलोसिस भी आपको इफेक्ट कर जाएगा, बिकॉज आपके पास बी सेल्स ही नहीं है। जौन सी भी डिजीज आएगा, जो भी डिजीज आएगा, आपका इम्यून सिस्टम ही नहीं है ना, इसीलिए नाम देखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस पर्टिकुलर वायरस ने आपके पूरे इम्यून सिस्टम को बिठा दिया है, क्योंकि बी सेल्स को हेल्प करने के लिए हेल्पर टी सेल चाहिए। हेल्पर टी सेल तो मर चुके हैं, हेल्पर टी सेल है ही नहीं, तो बी सेल एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पाता किसी भी चीज के अगेंस्ट। इसीलिए लेटर ऑन, इनिशियली तो आपको एचआईवी जो वायरस है वो आपको इफेक्ट करेगा, फिर 10-15 साल में क्या होगा, आपको जौन सा भी डिजीज लगेगा, आपको ना आप बहुत प्रोन हो जाओगे डिजीज के, कि मतलब आपको कुछ भी हो गया ना तो आपको एकदम खतरनाक वाले इन्फेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे ही जब 10-15 साल में बॉडी की वाट लग जाती है, यू कैन नॉट सर्वाइव। तो इसीलिए ये चीज पर्टिकुलर बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। और इसका क्योर नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका कोई क्योर है नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इसका क्योर है प्रिकॉशन, दैट्स इट। इसका क्योर है ये जो इनिशियली जो ये स्प्रेड होता है, ये या तो करें नहीं, एंड करें तो डू इट विद एवरी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस पॉसिबल, ठीक है। ये है, इससे आप बच सकते हो, ठीक है। अब यार ये हाई रिस्क इंडिविजुअल वो होते हैं, पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। तो अब ये ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं। अब इसमें तो चलो यार, दे इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई दे गेट अफेक्टेड, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज डॉक्टर गलत नीडल, ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल आप में डाल दे, सो वो एक आ जाती है। तो दैट इज, उसमें यार आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पर, तो चलो आपका फॉल्ट है, बिकॉज यू आर इंडल्जिंग इन दोज एक्टिविटीज विच रिजल्टिंग इन you getting that particular virus, right? यहाँ पे आपको कोई रोल नहीं है। अगेन सेम थिंग गोज विद योर दिस फीटस, इसमें फीटस की गलती नहीं है, द मदर इज इन्फेक्टेड, द फीटस भी इन्फेक्ट हो जाएगा। बस नाउ देयर आर सम कंडीशंस, अगर मदर इनिशियली डिक्लेयर कर देती कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, सो देयर आर प्रोबेबिलिटी, देयर आर सम चांसेस, देयर आर सम मेडिकेशंस कि यार वो फीटस तक तो नहीं पहुंचे, इतना डॉक्टर रोक सकते हैं, वो फीटस तक नहीं पहुंचे, इतना डॉक्टर रोक सकते हैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं है भाई, ये वायरस एक्ट कैसे करता है, ये है आपकी बॉडी में दिया गया है, आपकी इसमें बुक में दिया गया है, ये पर्टिकुलर एक डायग्राम दिया होगा, आप देख लेना आपकी बुक जब खोलोगे। कुछ नहीं होता, देखो ये एक ना, ये जो एचआईवी वाला वायरस है, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कुछ नहीं होते हैं, रेट्रोवायरस इज टाइप ऑफ वायरस जिसमें जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, वो आरएनए होता है। और उस आरएनए के साथ, देखो जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, आरएनए डीएनए, बेसिक चीजें अभी आप 12th में हो तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बायो के स्टूडेंट तो मैं ये नहीं बताऊंगा जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, है ना। मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी, बिकॉज दिस इज योर फाइनल ईयर ऑफ योर स्कूल, है ना, अब आप छोटे नहीं रहे हो, ठीक है। होगा क्या, देखो, तो ये रेट्रोवायरस इज जो एचआईवी, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी जी ये है, रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी ये है कि रेट्रोवायरस क्या करता है, रेट्रोवायरस इज अ वायरस विच हैज जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए। अब आपने देखा है यार, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये आरएनए मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं, डीएनए इज योर डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड्स, मतलब समझ रहे हो वो वाले। तो ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बट रेट्रोवायरस में खास बात ये होती है, इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, जब आरएनए से हमें डीएनए बनाना हो, आरएनए से जब डीएनए बनाना हो, तो जो प्रोसेस होता है दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसलेशन इज योर अगेन उल्टा, डीएनए से आरएनए जब बनाते हो दैट इज योर ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन यू कॉल इट और ट्रांसक्रिप्शन यू कॉल इट, ठीक है, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन भी आप इसे बोल सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो ये रहा वायरस, ये रहा एक रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के अंदर कौन है, एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, और ये रहा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस इज एन एंजाइम। ये क्या करेगा, वायरस आ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, ये आ गया हमारा होस्ट, हम हैं, ये हमारा कोई बॉडी का सेल है, ये हमारे बॉडी के सेल का ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, मतलब जितना मैंने अभी बनाया आधा, ये हमारा बॉडी उस पर्टिकुलर सेल का खुद का जेनेटिक मटेरियल है हमारा, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो कौन होगा, डीएनए होगा ना, डबल स्टैंडर्ड है हमारा, डीएनए है,
है ना, हमारा डीएनए होगा वहां पर। क्या होगा ये भाई, ये आरएनए अंदर आ गया, आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू, विल आरएनए विल फॉर्म इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको नाम दे देते हैं हम cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज अ डीएनए, तो हमारे डीएनए में, हमारे जेनेटिक मटेरियल में, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल ये है, मान लो एक पूरी कंप्लीट रिंग है, उसके अंदर आप आरएनए नहीं घुसा सकते, आरएनए नहीं घुसेगा, आरएनए नहीं घुसेगा, होता बहुत, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये। एक स्पेसिफिक जगह से हमारा स्ट्रैंड कट होता है, हमारे जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो स्पेसिफिक जगह से कट होता है, उसकी जगह पे ये जो वायरस ने अपना डीएनए भेजा है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वहां जाके फिक्स हो जाएगा। मतलब देखो ये हमारा, ये देखो ये हमारा नॉर्मल था, वो क्या नाम, ये हमारा नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। होगा क्या, ये बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। ठीक है, अब ये रहा वो डीएनए, ये डीएनए क्या करेगा, ये डीएनए जाके हमारे जो ओरिजिनल सेल का जेनेटिक मटेरियल है उसमें अटैच हो जाएगा। यहाँ पर डीएनए अटैच नहीं हो सकता, आरएनए अटैच नहीं हो सकता, यहाँ पर डीएनए ही अटैच होगा। तो हमारा क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाके अटैच हो जाता है किसमें, हमारे जेनेटिक सेल्स के साथ, हमारे सेल के, हमारे डबल स्ट्रैंड, हमारे डीएनए के साथ ही अटैच हो जाता है। मतलब अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करेगा, कैन आई से, जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करेगा, कैन आई से कि ये वायरस भी ग्रो करेगा, यस और नो? बिकॉज यार देखो यही यही जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने देखा था माइटोसिस मियोसिस में, यही जेनेटिक मटेरियल ही जो डिवाइड करता है, इक्वल जेनेटिक मटेरियल गोज इनटू द डॉटर सेल्स, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, है ना, यही जेनेटिक मटेरियल तो डिवाइड होगा, है ना, याद है क्रोमोसोम्स एंड एवरीथिंग, वो चीज याद है कि नहीं है, माइटोसिस मियोसिस याद है कि नहीं है? अगर याद नहीं है तो एक बार वापस जाके पढ़ लेना, बट यही चीज है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अटैच कर जाएगा हमारे रेगुलर डीएनए में, फिर हमारे रेगुलर डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको याद हो, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है उसमें देखो यार राइबोसोम्स होते हैं और हमारा मैसेंजर आरएनए आता है, याद है, मैसेंजर आरएनए ऐसे उड़ता उड़ता आता है, मैसेंजर आरएनए ऐसे यहाँ से जाता है, मैसेंजर आरएनए की ट्रिपलेट्स को हम रीड करते हैं, हम रीड करते हैं, उसकी ट्रिपलेट्स एटीसी, एटीजी, एयूजी, वो रीड कर करके हम हमारे बढ़िया से प्रोटीन निकालते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो क्या होगा, ये आरएनए आ जाएगा, यहाँ ये डीएनए, दिस विल कन्वर्ट इनटू एन आरएनए, this will converts into an RNA and this RNA will again go and make some proteins, ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। मतलब इसका सिंपल मतलब अगर आप जानना चाहो तो क्या होगा, ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ये वायरस हमारे जेनेटिक मटेरियल में घुस चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। जो जो सेल अब डिवाइड कर रहा है वो सेल, सिर्फ सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वायरस भी उतना ही मल्टीप्लिसिटी से ये डिवाइड हो रहा है, उतने ही स्पीड से हमारा ये जो वायरस है ये भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे करते ही करते करते क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास सेल्स हो जाते हैं जिसके अंदर ये हमारे जो आरडीएनए है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत सारे डीएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे वायरस की ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। ये मैंने आपको बताया यार कि एचआईवी से इन्फेक्शन से एड्स होना इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, एंड दोनों चीज को नहीं है। अब एचआईवी से जैसे ही आप इन्फेक्ट हो जाते हो ना, योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डिग्रेडिंग, योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डाइंग। तो इसी 5, 10, 15 साल में जाके आप कहलाते हो, आपको हो गया है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, करेक्ट? इज इट ओके? एनी वन ऑफ यू वांट मी टू रिपीट इट? क्या इसको रिपीट करने की कोई जरूरत है? क्या इसको रिपीट करने की कोई जरूरत है? अब at least I want confirmation from every one of you. I'm seeing there are many people. Yeah, so Gayatri is saying no. समझ में आ गया उसको. Anyone else? What about Anjali? What about Megha? What about Neha? What about Pratiksha? What about Sonali? What about Preeti? What about Pratiksha? What about Neha? What are your thoughts? Do you want me to repeat it or do you want to move forward? Tell me. So if no one is replying, so I assume, could you repeat the diagram? This one. Yeah, no problem. We'll repeat the diagram. See, this diagram is, if you have your book na, if you have your book na, आप एक बार book खोलो. If you have your book ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पेज नंबर है वो.
इट्स 155, पेज नंबर 155 खोल लीजिए सब. आई होप एवरीवन हैज द बुक एटलीस्ट. इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं. डू यू हैव बुक और नॉट? डू यू हैव बुक? आसपास में है बुक है? ओके, यू हैव द बुक. सो अब देखो डायग्राम्स 8.6 बता रहा है आपको रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस. कि भाई ये रेट्रोवायरस जो है ये रेप्लिकेट कैसे करता है, क्या करता कैसे है, रेप्लिकेट कैसे करता है. सो वो डायग्राम को जरा एक बार देखो. डू यू गेट सम सिमिलैरिटी? जो हमने यहाँ पर ओवरव्यू लिया और वो कुछ डिफरेंस है या कुछ वो है? ठीक है, तो वो डायग्राम देखो स्टार्टिंग कैसे हो रही है उसमें. देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है रेट्रोवायरस, तो यही वही आपका वायरस है. प्रोटीन कोट होता है वायरस के अंदर, ऊपर प्रोटीन कोट होता है. तो ये आपका क्या करेगा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा. ह्यूमन से एनिमल सेल के अंदर आ चुका है देखो. फिर वहां पर लिखा है वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू दी सेल. वायरल आरएनए, आरएनए की बात चल रही, क्यों? बिकॉज ये रेट्रोवायरस है. रेट्रोवायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको आरएनए बोलते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो. ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या कर रहा है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दिस विल कन्वर्ट इनटू, देखो लिखा हुआ है वहां पे, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. समझ रहे हो? वहां पर लिखा हुआ है वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. जैसे ही ये वायरस डीएनए ह्यूमन सेल के अंदर आ गया, एनिमल सेल के अंदर आ गया, यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए विल कन्वर्ट इनटू अ डीएनए. जैसे ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन कर जाएगा. ठीक है, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम. हमारे जीनोम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. फिर देखो न्यू वायरल आरएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल. ठीक है, अब वो जो सेल है जब वो डिवाइड करेगा, सिंपल लॉजिक है भैया, सिंपल लॉजिक है. वो जो सेल है जब वो डिवाइड करेगा तो सिर्फ साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होता नहीं है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है. तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी जब डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो डॉटर सेल के अंदर भी ये वायरस होगा. यस और नो? डॉटर सेल के अंदर भी ये वायरस होगा. यस. तो इसी से वजह से क्या होगा, वायरस की ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी. न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड. न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल, न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल. देन विद द डायग्राम अगर आपने वहां पर देख लिया उनको और इजी समझ आएगा. यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, खिचड़ी हो गई है. हाँ, I hope this is clear. So someone wanted me to repeat, so I have repeated it. ठीक है, this diagram is very important. Remember this diagram, पूछा जाता है मोस्टली पेपर में, आता ही आता है ये वाला. So ये चीज याद रखना. ठीक है, वेरी गुड. So this was an important topic जो हमने खत्म किया है. Then we will see. We have 10 minutes only because I think sir have told you have some class at 6:30, right? So वो गलती से टाइम क्लैश हो गया. मैं आधे घंटे पहले स्टार्ट कर देता, मैं तो बैठा ही था. So but as I was not informed, तो we will have to stop the lecture. हाँ चलो, ये गंदा सा फंगल वाला कर लेते हैं. देन इम्यूनिटी वाला चैप्टर टॉपिक रह जाएगा थोड़ा सा, उसके लिए फिर हमारी एक क्लास जाएगी. हाँ जी, फंगल डिजीज हमने कुछ नहीं, बुक में एक रिंगवर्म लिखा हुआ है तो वही लिख दिया. ठीक है, कुछ नहीं होता, ये कॉज्ड बाय
ट्राइकोफाइटन एक होता है और एक होता है एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन या फिर माइकोस्पर्म माइकोस्पोरम, ठीक है। इसकी वजह से होता है कुछ नहीं है। फंगल डिजीज को देखो एक कंडीशन चाहिए होती है, इट इज मॉइस्ट स्किन, उसको चाहिए वार्म टेम्परेचर चाहिए। तो जहां पे होता है यूजुअली इफ यू लाइक कंटिन्यूसली वेयर शूज, तो मॉइस्ट हो जाते हैं आपके लेग्स, वहां पर इसके होने के चांसेस ज्यादा है। तो फंगल डिजीज यही है, बहुत एन नंबर ऑफ टाइप के फंगल डिजीज होते हैं। रिंग वर्म को रिंग वर्म क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं कि कोई वर्म वगैरह होता है, वर्म की वजह से होता है, कोई एनिमल की वजह से नहीं होता, ये फंगस ही है। बट क्योंकि ये रिंग वर्म ऐसा होता है कि वो आपकी बॉडी में ऐसे ऐसा रिंग बना देता है, रिंग बना देता है, वहां पे इचिंग होती है, तो दैट्स व्हाई इसका नेम रिंग वर्म बोलते हैं। रिंग वर्म किसी वर्म से नहीं होता है, सो वैसे मत कंफ्यूज जाना, इट इज अ रिंग वर्म इज अ फंगल डिजीज, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन जितने होते हैं यूजुअली फंगल ही होते हैं, ठीक है, यूजुअली फंगल ही होते हैं। चलो इम्यूनिटी शुरू कर देते हैं, ये वाला स्लाइड खत्म कर देते हैं, एंड देन फिर बाकी का वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ जी, इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन। आपकी इम्यूनिटी क्या है कि भाई जैसे अगर कोई भी बाहर से आ जाता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो योर बॉडी हैज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज नथिंग बट योर इम्यूनिटी in the form of antibodies produced, in the form of macrophages present, है ना, in the form of some physical barriers। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटीबॉडीज हो ही इम्यूनिटी होती है, नहीं, बहुत सारी हमारी बॉडी ने बहुत सारे टाइप के बैरियर्स रखे हुए हैं टू नॉट गेट अवर बॉडी, टू डिफेंड अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, फ्रॉम द फॉरेन एलिमेंट्स से बचाने के लिए हमारी बॉडी ने बहुत सारी चीजें की हुई है। तो देखो क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट और डिफेंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड से समझ में आ रहा है? एक्वायर्ड मतलब जो ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन हमने ली है। मतलब कैसे एक्वायर्ड? कैसे, मान लो भाई खांसी हो गई तो भाई फर्स्ट टाइम खांसी होगी तो होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर अभी एंटीबॉडीज है नहीं, फर्स्ट टाइम आपके अंदर आपको एंटीबॉडीज हो गई, अब क्या होगा? फर्स्ट टाइम में आपकी जो जो ये है आपकी बॉडी है, दे विल सी, वो देखेगी यार कुछ तो आया है, उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी? एंटीबॉडीज बना देगी। उसके अगेंस्ट वो क्या करेगी? एंटी बॉडीज बना देगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब वही डिजीज आएगा तो आप उससे उतना ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होगे जितना आप पिछली बार हुए थे। अगर वो ज्यादा ही क्वांटिटी में आ गया तो मे बी चांसेस है कि आप इन्फेक्ट हो जाओगे, बट अगर वो कुछ चुन्नू मुन्ने सी क्वांटिटी में आया ना तो फिर उसमें वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज होता है। मतलब देखो यार, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंटीजन को देख के प्रोड्यूस होते हैं। और एंटीजन कहाँ होता है? जो फॉरेन पार्टिकल आता है, यानी कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, उसकी बॉडी के ऊपर ये एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली दीज आर रिसेप्टर्स प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी, देखो एक बार आपको डिजीज होगा ना तो सबसे पहले आपके अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो मेमोरी सेल्स क्या काम करते हैं? वो देखते हैं आपको, अच्छा अच्छा ये वो वाला डिजीज आ रहा है, तो मेमोरी सेल्स याद रखते हैं, अच्छा यार ये वो वाला डिजीज है, चल ये वाले एंटीबॉडीज तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारा तुम्हारा एनिमी आ चुका है। तो ये मेमोरी सेल्स वो काम करते हैं। तो पहली बार अगर आपको डिजीज होगा तो पहली बार में ही ऐसा नहीं कि एंटीबॉडीज बन जाएगी। पहली बार अगर आपको किसी चीज ने इन्फेक्ट किया है, किसी बैक्टीरियल या वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो फर्स्ट जो आपका इंटरेक्शन होगा उसमें कुछ नहीं, मेमोरी सेल्स ही प्रोड्यूस होंगे। मेमोरी सेल्स याद रखेंगे, अच्छा अच्छा इसने यार लास्ट टाइम बड़ी दिक्कत देके गया था मुझे, ये ऐसा बोलेंगे वो, ठीक है। सेकंड टाइम जब वही चीज आएगी तो मेमोरी सेल याद कर लेगा उसको, मेमोरी सेल बोलेगा भाई ये तो वही है, चल चल एंटीबॉडीज बनाते हैं इसके अगेंस्ट। फिर मेमोरी सेल बी सेल्स को बोलेगा चल बेटा आजा एंटीबॉडीज बनाते हैं। टी सेल दी हेल्पर सेल्स हेल्प करके बी सेल्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सारी आप लाइफ टाइम में बहुत सारे इम्यूनिटी एक्वायर करते हो, इम्यूनिटी एक्वायर करते हो। सी फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज नथिंग बट योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना, आप के अंदर नहीं प्रोड्यूस ऑलरेडी, आपको अलग से वैक्सीनेशन लेना पड़ रहा है। वो वैक्सीन लेने के वजह से आपके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सब एक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो। इनेट कुछ नहीं होता, इनेट वो है जो आप जैसे आप बर्थ लेते हो कुछ तो इम्यूनिटी है ना आपके पास, सारे तुरंत थोड़ी बीमार पड़ जाते हो ऐसा तो है नहीं। बट देखो सराउंडिंग में देखो, there are 1,000 types of bacteria, 1,000 type of viruses roaming around, but आप इतना easily infect नहीं होते हो, है ना। तो because we have some kind of innate immunity, innate immunity कुछ नहीं होता यार, immunity by birth, ठीक है, immunity by birth, कुछ birth के टाइम पे immunities होती है, वो उसे आप बोलते हो innate immunity, समझ गए।
हाँ जी, अब देखो कुछ अब इम्यूनिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ एंटीबॉडीज है, नहीं, इसीलिए बताने के लिए चार टाइप ऑफ एंटीबॉडी, चार टाइप ऑफ इम्यूनिटी बैरियर्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज फिजिकल, कोई भी चीज आपकी बॉडी को तब इन्फेक्ट करेगी जब वो बॉडी के अंदर जाएगी, यस और नो, बॉडी के अंदर जाएगी। तो बॉडी के अंदर जाने से हु कैन प्रोटेक्ट, बॉडी के अंदर जाने से वी हैव, देखो स्किन, स्किन है, स्किन के थ्रू कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती until and unless there is a cut, until and unless there is a cut on your skin। अगर स्किन के अंदर कट है तो वो बॉडी के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे माउथ से तो जा ही सकता है सर, नहीं, माउथ से जा सकता है, बट देखो अंदर म्यूकस भी तो है, अंदर म्यूकस भी तो प्रेजेंट है, यस और नो। तो म्यूकस भी फिजिकल बैरियर के तौर पे ही एक्ट करता है। देन वी हैव फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देखो कुछ नहीं है आपके, अब देखो आप बोलोगे सर ठीक है म्यूकस तो है, चलो ठीक है, बट फिर भी म्यूकस के थ्रू तो भाई फिर भी वो अंदर तो चला गया वायरस, हाँ ठीक है चला गया, स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में कौन है, स्टमक में बैठा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा उसको, है ना, हाईली एसिडिक है HCl, तो वो किल कर देगा उस पैथोजन को, अगर कर पाया तो। ऐसा नहीं कि सबको किल कर देगा, कोशिश करेगा वो किल करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो टीयर्स होते हैं, हमारे जो सलाइवा होता है, उनके अंदर ये होते हैं लाइजोसोम्स, लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, समझ रहे हो। तुम्हारा जो सलाइवा इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी होती है इनकी, बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी होती है इनकी। तो ये आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। वी हैव सम सेलुलर बैरियर्स एज वेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये सारे सेल्स क्या करते हैं, अब भाई वो आ गया वायरस या बैक्टीरिया आ गया, अब उससे लड़ेगा कौन, उनसे फाइट कौन करेगा, सेलुलर बैरियर्स करेंगे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स करेंगे। फैगोसाइटिक सेल्स क्या करते हैं, जाके उस पूरे जो सेल इन्फेक्टेड सेल होता है, इन्फेक्टेड सेल को ही खा जाते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इन्फेक्टेड सेल को ही खा जाते हैं। सेम गोज विद मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जाके उस पर्टिकुलर सेल को खा जाते हैं जिसमें अंदर बैक्टीरिया या कोई वायरस होता है। तो सेलुलर बैरियर ही हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन बैरियर कुछ नहीं, साइटोकाइनिन बैरियर्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स को बोलते हैं। इंटरफेरेंस आर नथिंग बट, देखो क्या होगा, आपका एक सेल है, एक सेल पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो वो सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सेल प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरॉन्स। अब वो इंटरफेरॉन से क्या हो जाएगा, बाकी सेल्स को पता चल जाएगा यार कोई स्पेसिफिक वायरस आया हुआ है, कोई स्पेसिफिक वायरस आया हुआ है जिसने हमारे एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया है। इससे वो सारे अटेंटिव बन जाएंगे और दे विल टेक देयर प्रिकॉशंस, ठीक है। तो उससे ये वायरस की ग्रोथ रोक देगा, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरस, समझ रहे हो। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उसको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है, उसको बता देगा कि भाई कुछ चीज आई हुई है बॉडी के अंदर, जरा संभालो। कौन है, इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होंगे, जब किसी किसी ह्यूमन सेल को कोई वायरस इन्फेक्ट करेगा तब भाई प्रोड्यूस होंगे। आगे बात समझ में है, आगे बात समझ में, ठीक है। We will this do this acquired immunity on our next lecture because you have class now, so you can go and attend that particular class, ठीक है। If you have any doubt you can message me. Thank you so much for joining, have a nice day, goodbye, enjoy the gold medal as well, bye bye, welcome।